हेलो स्टूडेंट, आज ये फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस का। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले वाले क्लासेस में और वेक्टर के बारे में बताया गया है। ये स्टेप बाय स्टेप वेक्टर चैप्टर्स का ये एक सीरीज यूट्यूब पर वीडियो जो लेक्चर दिया जा रहा है, इसको कंटिन्यू पढ़ने से आपका वेक्टर चैप्टर स्पष्ट होगा और बाकी फिजिक्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आज का ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ हम बता चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ आज बताएंगे। यानी सदिश योग का गुण, सदिश योग का गुण डिस्कस करना है। तो तीसरा नंबर इसमें आता है पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा प्रॉपर्टी था वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ। तीसरा प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात हम करेंगे। इसको देखिए यहां पर, यानी एक तरह से देखें तो ये वेक्टर सपोज करते हैं, यहां वेक्टर एम ले लिया गया। दिस इज द वेक्टर एम। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? इसके बाद फिर दूसरा वेक्टर ये है, दिस इज द वेक्टर एन। टू वेक्टर्स है और इसका रिजल्टेंट अगर हम देखें तो इसके टेल इसके हेड से मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट होगा। यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एम प्लस वेक्टर एन। इससे पैरेललोग्राम बन सकता है। कैसे बनेगा? तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर एन है, इसके पैरेलल फैक्टर हम यहां पर एन ले लेंगे। यहां पहले वेक्टर एम लिया गया है, फिर इसके हेड पर वेक्टर एन के टेल को रखकर ड्रॉ किया गया है। तो अगर दूसरे स्टेप में हम देखें तो वेक्टर पहले एन लेंगे तो दिस इज द वेक्टर एन, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा वेक्टर एम। तो ये वेक्टर एन हो गया, ये वेक्टर एम हो गया। इसका मतलब है वेक्टर एन और वेक्टर एम का रिजल्टेंट ये डायगोनल बता रहा है। यानी पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो गया। यहां पैरेललोग्राम एम एन और एन दोनों पैरेलल है, इक्वल है। एम और एम पैरेलल है, इक्वल है। पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो गया। ये O है, P है, Q है और ये R है। पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मेशन हो गया, पैरेललोग्राम का निर्माण यहां पर हो गया। अब ये लॉ क्या कहता है इसका? तो एक तरह से देखें हम यहाँ पे P Q O P Q हटाइए, नाम रखने की जरूरत नहीं है। ये इसमें क्या है कि ये डायगोनल्स का काम कर रहा है, ये डायगोनल्स का काम कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस तरह से फर्स्ट डायगोनल पहला विकर्ण वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या मिला? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस बी यानी ए और बी नहीं लिया गया, यहां पर हम लोग क्या लिए हैं? यहां एम और एन लिए। वेक्टर एम प्लस वेक्टर एन, वेक्टर एम और वेक्टर एन। फर्स्ट डायगोनल, पहला विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल। अगर हम दूसरा डायगोनल लें, सेकंड डायगोनल, तो यहां से इसको मिला सकते हैं। ये सेकंड डायगोनल होगा, इसका हेड यहां पर होगा। सेकंड डायगोनल को क्या मान लें? वेक्टर आर डैश। सेकंड डायगोनल क्या होगा?
तो सेकंड डायगोनल अगर निकाला जाए तो ये वेक्टर एडिशन से आप इसको निकाल सकते हैं। फर्स्ट डायगोनल तो वेक्टर m प्लस वेक्टर n हो गया, यानी एक पैरेललोग्राम में हम दो वेक्टर ले रहे हैं तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एक डायगोनल होगा और ये डायगोनल एक पॉइंट से पास करेगा जहां से दो वेक्टर्स ओरिजिनेट हो रहा है, वेक्टर m वेक्टर n, दो वेक्टर निकल रहा है, m निकल रहा है और फिर n निकल रहा है और फिर दोनों वेक्टर का m और n का रिजल्टेंट यहाँ पर एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। इसी को कहा जाता है कि इसको समानांतर चतुर्भुज के नियम को दर्शाता है। अब आगे की अगर बात करें तो सेकंड डायगोनल पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, यानी ये डायगोनल्स और ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट डायगोनल वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर m प्लस क्या मिला, वेक्टर n। सेकंड डायगोनल की बात अगर करें तो सेकंड डायगोनल हम ऐसे निकाल सकते हैं, इससे और फिर इस r से हम निकाल सकते हैं। सेकंड डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये वेक्टर m है, ये वेक्टर r डैश है और ये वेक्टर n है, इसका हेड यहां पर है, ये वेक्टर m है, इसका हेड यहां पर है, फिर ये वेक्टर क्या है, r डैश है। दिस इज द सेकेंड डायगोनल। तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये वेक्टर है, वेक्टर m इक्वल टू वेक्टर n प्लस वेक्टर r डैश, वेक्टर m इक्वल टू वेक्टर n प्लस वेक्टर r डैश। तो यहां से अगर हम देखें तो सेकेंड डायगोनल क्या हो जाएगा, वेक्टर m इज इक्वल टू वेक्टर n प्लस वेक्टर r डैश और इस तरह से वेक्टर m माइनस वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर r डैश। दिस इज द सेकेंड डायगोनल, वेक्टर m माइनस वेक्टर n। फर्स्ट डायगोनल क्या है, वेक्टर m प्लस वेक्टर n है। अब इस तरह से हम देखें, यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि 10 फर्स्ट डायगोनल नॉट इक्वल टू सेकेंड डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल नॉट इक्वल टू सेकेंड डायगोनल। तो ये प्रूफ भी हो गया वेक्टर मेथड से कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ऐसे मैथमेटिकली भी प्रूफ होता है, बट यहाँ वेक्टर मेथड से प्रूफ हो गया कि फर्स्ट पैरेललोग्राम का फर्स्ट डायगोनल सेकेंड डायगोनल के इक्वल नहीं होता है। तो दिस इज द कॉल पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन, वो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन रहा। और अगला है पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन, सदिश जो का समांतर चतुर्भुज नियम। तो सदिश जो का समांतर चतुर्भुज नियम कैसे, सदिश जो का बहुभुज नियम, ये चौथा प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन का। सदिश जो का चौथा नंबर प्रॉपर्टी है। कैसे निकालेंगे, इसमें वेक्टर मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, इस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स हैं। पॉलीगॉन लॉ में क्या करते हैं कि बहुत सारे वेक्टर्स को लेते हैं और ये सारे वेक्टर्स को हेड टेल करके जोड़ा जाता है। और इस तरह से सारे वेक्टर्स को हेड टेल करके अगर ऐड करेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा। तो एक देखें तो यहाँ पर एक बहुत सारे वेक्टर्स का एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन होता है जो सेम ऑर्डर में होगा।
यानी समान क्रम में होगा। तो अब हमको क्या चाहिए, समान क्रम में बहुत सारे वेक्टर्स चाहिए। तो ये सारे वेक्टर्स को अगर सेम ऑर्डर में जोड़ दें तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, पहले उसको खींच लेते हैं तो फिर समझते हैं। वेक्टर ए, यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ। ठीक है, इस तरह से वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ। ये सारे वेक्टर्स क्या सेम ऑर्डर में है? तो है। सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो है। क्लॉकवाइज में है तो है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक सेम ऑर्डर में आ गया। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर के हेड पर थर्ड वेक्टर का टेल, थर्ड वेक्टर के हेड पर फोर्थ वेक्टर का टेल, फोर्थ वेक्टर के हेड पर फिफ्थ वेक्टर का टेल, फिफ्थ वेक्टर के टेल पर सिक्स्थ वेक्टर का टेल, और ये सब सेम ऑर्डर में है। अब क्या कहें, अब इसमें क्या कहा जा सकता है? इसमें अब ये होगा कि आप इसके टेल और इसके हेड को मिलाएंगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो ये जो होगा रिजल्टेंट होगा आर। और ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा और एक क्लोज्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी ये जो रिजल्टेंट है वो सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट आर है और ये क्लोज्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्लोज्ड वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात इसका जो ऑर्डर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, CLOCK। तो सारे वेक्टर्स क्लॉकवाइज होंगे और रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ये पॉलीगॉन लॉ में ऐसा होता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे वेक्टर्स को एक सेम ऑर्डर में हम अगर ले लेते हैं तो सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, एक क्लोज्ड साइड के द्वारा होगा और इसका जो क्लोज साइड का जो डायरेक्शन होगा वो जो और सारे वेक्टर्स जिस ऑर्डर में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये है पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। तो फिर अगर हम देखें तो यहाँ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जितने सारे वेक्टर्स हैं उसका रिजल्टेंट हो जाता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। ये सारे वेक्टर का रिजल्टेंट है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। ऑल्सो वी कैन राइट, अगर आगे हम बढ़ते हैं तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है मैथमेटिकली, इससे उसको देखते हैं। डी प्लस ई प्लस एफ माइनस वेक्टर आर, कुछ रिजल्ट देखिए क्या मिला, क्या मिल रहा। इस वेक्टर आर को अगर हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर जीरो बचेगा अर्थात जीरो होगा। अब क्या होगा, इस वेक्टर को अगर जोड़ें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ प्लस माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस वेक्टर आर यानी सभी वेक्टर्स को ये क्या बता रहा है, ये क्या मैथमेटिक्स बता रहा है? ये मैथमेटिक्स बता रहा है कि जितने सारे वेक्टर्स हैं उसको अगर सेम ऑर्डर में अगर जोड़ दिया जाए, सेम क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। ये कैसे पता चल रहा? तो ये जो माइनस वेक्टर आर देख रहा है, ये माइनस अगर इसका कर दिया गया तो ये डायरेक्शन इसका बदल गया, अर्थात ये जो वेक्टर आर है इसका हेड यहां है, अगर इसमें माइनस करेंगे तो हेड इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो हेड इधर हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम कैसा होगा, देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, इसके बाद वेक्टर आर माइनस आर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ माइनस वेक्टर आर। देखिए सब सेम ऑर्डर में। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां से ये जो है ना ए से चले घूमते हुए अगर फिर आप यहां पर आ जाते हैं तो क्या हो गया जी, एक क्लोज लूप हो गया और सेम ऑर्डर में हो गया। इसका मतलब सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट सेम ऑर्डर में 0 होता है। सारे वेक्टर का सम यानी योगफल समान क्रम में 0 होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि सिग्मा का मतलब योगफल, सिग्मा ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट इज सिग्मा ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। ये पॉलीगन लॉ में होता है। अब इस तरह से यहां प्रूफ हुआ कि पॉलीगन लॉ में जितने सारे वेक्टर्स होंगे उसको सेम ऑर्डर में अगर जोड़ें तो उसका योगफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन का इंपॉर्टेंस है। अब एक तरह से हम देखें तो दो वेक्टर को भी ले लें, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए, वेक्टर बी, और उसका रिजल्टेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उसको भी अगर सेम ऑर्डर में घुमा दे तो उसका भी रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0। जैसे एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पर दो वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब इसका रिजल्टेंट की बात करें तो ये हो गया रिजल्टेंट आर। इसका हेड देखिए इधर आ रहा है, इधर हेड आ रहा है, तो इस हेड को इधर ना करके आप हेड को इधर कर दीजिए, हेड को इधर करिए। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, देखिए सेम ऑर्डर, यानी यहां से चलिए, यहां से आइए। इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में सारे वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो उसका सम 0 होता है। ये पॉलीगन लॉ से हमको प्राप्त होता है। क्लियर? फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, तो उस तरह से था वो सारा। देखें तो ये पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन हुआ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन हुआ। छोटा छोटा टॉपिक है। अब आगे चलते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक जैसे इक्वल वेक्टर्स हो गया, पैरेलल वेक्टर्स हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, इसका दूसरा नाम नल वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ईटीसी और भी वेक्टर्स आपको मिलेंगे। तो नाम से पता चल रहा है इक्वल वेक्टर्स क्या है, यानी इक्वल वेक्टर्स का हिंदी एक तरह से देखें तो तुल्य सदिश होता है, तुल्य सदिश। ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है समांतर सदिश, समांतर सदिश। इसका प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश। इसका एकतलीय सदिश, कोप्लेनर एकतलीय सदिश। ठीक है। कोलिनियर वेक्टर संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश। जीरो वेक्टर का हिंदी शून्य सदिश, जीरो वेक्टर का हिंदी शून्य सदिश, या इसका हिंदी क्या, रिक्त सदिश, रिक्त सदिश इसको पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश।
तो ये सारे वेक्टर्स हैं। ये इक्वल वेक्टर्स का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पर जैसे कुछ हम आपको बताते हैं आगे, ये इक्वल वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स में क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। देख लीजिए, दो वेक्टर खींचिए और वेक्टर ये P है, ये वेक्टर Q है, तो क्या इसका दिशा भी सेम है और लंबाई भी सेम है। डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी वेक्टर P का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर Q का मॉड। लंबाई भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, वही क्या है, इक्वल वेक्टर है। ये सब आसान है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या है, पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है क्या होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये देखिए, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। इसमें क्या है, डायरेक्शन सेम है। पैरेलल का मतलब समानांतर, और दोनों और इसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। वेक्टर K है, वेक्टर L है। ये इक्वल वेक्टर भी है, पैरेलल वेक्टर्स भी है। तो इस तरह से इसको जानेंगे, आसान है। फिर इसके बाद एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स से ही आपको पता चल जाएगा। एंटी पैरेलल वेक्टर से क्या पता चलेगा, ये डायरेक्शन, यहां पर वेक्टर A, वेक्टर B, डायरेक्शन क्या है जी, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, इसमें कुछ बराबर भी हो सकता है, यहाँ मैग्नीट्यूड इसका बराबर भी होगा। यहाँ पर ये वेक्टर C है, ये वेक्टर D है, ये आपस में मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, उसको कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फिर इसके बाद दूसरा, इसके बाद कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स वे सारे वेक्टर्स हैं जो एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। ये देखिए, इस तरह से अगर ड्रॉ किया जाए ऐसे, दिस इज द प्लेन, इसमें जितने सारे वेक्टर्स को रखना है इस तरह से वेक्टर्स को रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी वेक्टर हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी इसमें वेक्टर्स है, सब का सब एक ही प्लेन में है, एक तल में है। जैसे बोर्ड जो देख रहे हैं, बोर्ड का एक ही प्लेन है, उसी तरह के प्लेन में ये भी है। अगर क्षैतिज में रखा जाए तो क्षैतिज में ही ये वेक्टर पड़े रहेंगे। ये सब का सब ABCD नाम कुछ भी दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, ये सब का सब वेक्टर्स है। ये क्या है, वन प्लेन, एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में सर्टेन डायरेक्शन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में भी होंगे। फिर अगर हम बात करें, ये एक तलीय सदिश इसका हिंदी होता है, एक तलीय सदिश। तो इसमें दो वेक्टर को, इस प्लेन में दो वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं, दो वेक्टर को घटा भी सकते हैं। तो ये सारे जो है ना, एक तरह से देखें तो कोप्लेनर वेक्टर्स है। एक ही प्लेन में घटा भी सकते हैं और इसके एक ही प्लेन में जोड़ भी सकते हैं। इसको कैसे, जरा देखिए। यहां पर ये है, एक वेक्टर इस तरफ से है, ठीक है, ये वेक्टर इस तरफ, और इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये वेक्टर F1 है, ये वेक्टर क्या है, F2 है, ये इसका रिजल्टेंट है F1 प्लस F2। तो एक ही तल में तो ऐड हो गया। अब एक ही तल में घटा भी सकते हैं। क्या करेंगे, बस F2 को निगेटिव बना लीजिए, अपोजिट हो गया।
इससे इसको यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल दीजिए, -f2 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो f1 हो गया, -f2 हो गया। तो ये एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, एक ही तल में दो वेक्टर को जोड़ भी लिए, दो वेक्टर को घटा भी लिए, इसलिए ये क्या है, ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। सब का सब कौन वेक्टर्स है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। फिर अगर हम आगे देखें तो अगला जो है ना कोलिनियर वेक्टर्स आता है। कोलिनियर वेक्टर्स, समरेखीय सदिश, इसका हिंदी क्या होता है, समरेखीय सदिश। क्लियर। तो समरेखीय सदिश क्या करता है, यहां अगर देखें तो समरेखीय सदिश ये ऐसे वेक्टर्स है जो एक ही तल में हो, एक ही लाइन में होते हैं। जैसे आप देखिए, इसको अगर आप समझेंगे तो ये सब का सब एक ही लाइन में होना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए। ये सारे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में निर्देशित हो, वे सारे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में निर्देशित हो, ठीक है। वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर R, ये सब का सब एक ही लाइन में निर्देशित हो, एक रेखा के अलावा क्या हो, डायरेक्टेड हो, वो सब का सब समरेखीय सदिश कहलाते हैं। तो P, Q, R ये सब क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा ये देखें तो ये यूनिट वेक्टर है, बट उसके पहले ये जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर का हिंदी क्या है, शून्य सदिश और नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब रिक्त सदिश, यानी एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है जीरो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, इसको जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं। वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो उसको शून्य सदिश कहेंगे, और इसको जीरो से, जीरो हो गया, इस पर तीर चिन्ह लगा दीजिए और ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए तो क्या होगा, जीरो। ये हुआ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसका डायरेक्शन देखा जाए तो इसके डायरेक्शन एक तरह से प्राप्त करने योग्य नहीं होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। और खासकर ये देखें तो इसका प्रॉपर्टी होता है जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर को अगर ऐड किया जाए तो वेक्टर वही मिलता है। ये जो है इसका गुण है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, ये इसका गुण हो गया। जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर को घटाया जाए तो वो वेक्टर स्वतः निगेटिव हो जाता है, निगेटिव वेक्टर। फिर जीरो वेक्टर में एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वेक्टर जीरो हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा, यानी एक वैसा वेक्टर जिसमें जीरो वेक्टर अगर जोड़ा जाए तो वही वेक्टर मिलेगा, ये इसके प्रॉपर्टी को शो करता है। जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर को घटाया जाए निगेटिव वेक्टर हो जाता है, और जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जीरो वेक्टर हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी, इस जीरो वेक्टर में अगर किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो होगा, डिवाइड भी करेंगे, अगर ये जीरो वेक्टर है इसमें किसी स्केलर से डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा, जीरो वेक्टर। के यहाँ पर स्केलर है, लैम्डा यहाँ पर स्केलर है, मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ डिवाइड किया गया है अदिश राशि से। तो ये रहा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम बात करें, एकांक सदिश बहुत उपयोग होता है फिजिक्स में, एकांक सदिश। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट।
यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में क्या अगर बोल सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर को यू कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है, और एन कैप से डिनोट करते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, वैसा वेक्टर, यानी यू कैप, इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या होगा, यूनिट होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। द वेक्टर whose magnitude is unity is called unit vector। आप इसका मोड लीजिए या इसका मोड लीजिए, वही हो गया, दिस इज द कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और अगर हम बात करें तो यहाँ एक वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर P। इस वेक्टर P के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है तो दिस इज द यू कैप P। ये जो यूनिट वेक्टर है वेक्टर P के डायरेक्शन में ऐसे ही खींचते हैं। अगर हम एक तरह से देखें तो मैथमेटिकली अगर यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया जाए मैथमेटिकली, तो यहां लिख सकते हैं मैथमेटिकली डिफाइंड एज, गणितीय रूप से इसको डिफाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे, यू कैप P। यू कैप P का मतलब है वेक्टर P के दिशा में यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर P बाई मॉड ऑफ वेक्टर P। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेक्टर P, वेक्टर यू कैप P यानी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर P बाई मॉड ऑफ वेक्टर P, ठीक है। तो आज यहां तक याद रखेंगे, फिर अगले क्लास में आगे की जो वेक्टर्स है उसको बताया जाएगा। थैंक यू।